नमस्कार, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स शो पर। 25 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के साथ मैं राजीव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हमने जो टॉपिक शामिल किए हैं वो देख लीजिए। नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम जीआई टैग, विंग्स इंडिया 2022, खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे, एक्वा मैप के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर, मार्गदर्शन का ऑफिशियल चैनल, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मेरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, फॉलो राजीव शर्मा के नाम से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारी स्टडी मटेरियल आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर शो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, केरल से या तमिलनाडु से? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु से संबंधित है ये, और एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है, यानी कि फूंक कर इसको बजाया जाता है। शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है ये। नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम इसको नाम दिया गया है। हाल ही में इसको भौगोलिक पहचान टैग मिला है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको जीआई टैग बोलते हैं। तमिलनाडु का एक स्थान है कुंभकोणम, इसके एक गांव में इसको बनाया जाता है। और इसको अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए तंजावुर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्कर्स कोऑपरेटिव कॉटेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड ने, जिसके अप्लाई करने के बाद इसको जीआई टैग दिया गया। वहाँ का एक खास वाद्य यंत्र है और आकार में बेलनाकार होता है और सबसे नीचे घंटी का आकार ले लेता है। तो जीआई टैग में नया एक इवेंट है, नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल बना है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य। चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करेगा। कुछ स्थान इन्होंने चयन किए हैं जिनमें कार्बन तटस्थ खेती को लागू करेगा, और इसके लिए इन्होंने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सबसे पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी। कार्बन तटस्थ खेती है कार्बन न्यूट्रल खेती, जिसमें कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो, इस तरह की खेती। इसके लिए अलुवा स्थित स्टेट सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म विकसित किए जाएंगे। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का पहला राज्य बन गया है केरल, जिसने अपने बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवेंद्र झाझड़िया या झाझड़िया इनको बोलते हैं, पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? पहले पैरा एथलीट बन गए हैं जिनको कोई पद्म पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन में तो पहले ही पूछा है पद्म पुरस्कार, तो इनको मिला है पद्म विभूषण। पहला पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले, पद्म भूषण मिला है इनको। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले ये पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। इन्होंने एथेंस में और 2016 के रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2022 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एक रजत पदक हासिल किया, और इसके साथ कई अन्य पैरालंपिक पदक भी इन्होंने जीते हैं। अवनी लेखरा हैं जो एक पैराशूटर हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 2 पदक इन्होंने जीते थे एक ही इवेंट में, और साथ ही पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं, अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया, जिनको पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शंस हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट बैंक, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर या नागपुर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कुछ दिन पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इन्होंने ऑपरेशन रोक दिया था आरबीआई ने। अभी किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो वो है ऑप्शन सी, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर। इनका लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिया है। बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को जारी रखने से प्रतिबंधित किया गया है, जैसे जमा भी नहीं कर पाएंगे और पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे जो जमा है उसके बारे में। एक प्रावधान है बैंकिंग अधिनियम 1949 की 56 धारा के तहत, जिसका उल्लंघन इन्होंने किया, और उसके तहत जो बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं
थी उसमें कमी पाई गई, जिसके कारण आरबीआई ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। इंपॉर्टेंट यही है, फैक्चुअल है बस कि किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने कहाँ विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? ऑप्शन देख लीजिए, नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में। रात में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आपको मिलेंगी देखने को, सुनने को, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जारी रखते हैं आगे करंट अफेयर्स। देखिए कहाँ पे नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। इसका ऑप्शन है हैदराबाद में आयोजन किया गया विंग्स इंडिया 2022 का। इसका विषय था इंडिया एट 75, विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। यह आयोजन नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित है। 24 से 27 मार्च तक चलेगा। ये आज से कल से शुरू हो गया 24 मार्च से और 27 मार्च तक ही चलेगा। बेगमपेट एयरपोर्ट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड सोसाइटी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, 1927। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 200, 225, 250 या 300? तो सही आंसर है 220 नए हवाई अड्डे बनाएंगे। 220 ऑप्शन में नहीं दिया गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 220 हवाई अड्डे बनाएंगे 2025 तक भारत सरकार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये घोषणा की और उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन उद्योग जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है और 2025 तक ही 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण का लक्ष्य इन्होंने रखा है। अगले कुछ वर्षों में साथ ही इन्होंने बताया कि खराब होने वाले पदार्थ जो होते हैं, जो जल्दी सड़ जाते हैं, उनके लिए 133 नई फ्लाइट्स का ये शुरुआत करेंगे, कार्गो फ्लाइट्स, और इनको 30% तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि माल ढोने में आसानी हो सके, जो सड़ने वाले माल है, जल्दी सड़ने वाले माल। 33 नए घरेलू फ्रेट पोर्ट भी बनाएंगे और 15 नए पायलट प्रशिक्षण स्कूल भी खोलेंगे, जिससे नौकरी अधिक मिल सके और ड्रोन इंडस्ट्री पर को डेवलप किया जा सके भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? खाड़ी देशों का निवेश शिखर सम्मेलन चल रहा है, तो इसको किसने संबोधित किया? सत्यपाल मलिक जी ने, मनोज सिन्हा ने, राजनाथ सिंह ने या निर्मला सीतारमण ने? तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इस निवेश शिखर सम्मेलन को आयोजित किया। श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है निवेश शिखर सम्मेलन, जहां पर खाड़ी देशों के शीर्ष कंपनियों, उद्यमियों, स्टार्टअप प्रतिनिधियों, निर्यातकों के सीईओ आदि ने विजिट किया है जम्मू कश्मीर में इस निवेश शिखर सम्मेलन के लिए, और इसका आयोजन वहाँ पे किया जा रहा है, जिससे जम्मू और कश्मीर में निवेश के अवसरों को बढ़ाया जा सके, वहाँ पे पता लगाया जा सके कितने अवसर हैं। उसके उद्देश्य से ही ये निवेश शिखर सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया जा रहा है। श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है, जम्मू में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, इनमें से कौन है? अभी ये प्लेयर हैं, एक महिला जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो कौन सी है इनमें से? ऑप्शन है एशले बार्टी, स्टेफी ग्राफ, मारिया शारापोवा या सेरेना विलियम्स। तो ये हैं एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, नंबर 1 प्लेयर हैं, और चर्चा में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मात्र 25 साल की हैं और इन्होंने अपने करियर को अलविदा बोल दिया है। ऑस्ट्रेलिया की महान खिलाड़ी हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनसे पहले किसी ने ग्रैंड स्लैम नहीं जीते थे और इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम वहाँ पे जीते हैं। 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, 21 में विंबलडन जीता और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। 3 ग्रैंड स्लैम वाली प्लेयर। साथ ही बीच में इन्होंने अर्ध पेशेवर क्रिकेट भी खेला है, 2014 से 16 के बीच में इन्होंने क्रिकेट भी खेला, और लेकिन अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसका कारण इन्होंने बताया है कि ये थकान बताया इन्होंने कारण, क्योंकि ये थक चुके हैं मानसिक रूप से और इन सफलताओं का प्रेशर जो है इनकी वजह से ही इसको ये झेल नहीं पा रहे हैं, थक गई है मानसिक रूप से, इसी कारण इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तपेदिक दिवस हर वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च। तो 24 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है तपेदिक दिवस, यानी कि टीबी दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के रूप में
और जनता को इसके बारे में जागरूक करने के रूप में मनाया जाता है। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच, जिन्होंने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज की थी, उसी के उपलक्ष्य में ये शुरू मनाया जाता है हर वर्ष 24 मार्च को। और इसका थीम इस बार है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, यानी कि टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। तो एक क्वेश्चन इससे ये निकल के आ जाता है कि टीबी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके टीके की खोज और जो जीवाणु इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, और यह एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिसीज है ये, और फेफड़ों को प्रभावित करती है टीबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर कितना रहने की संभावना बताई है। अभी सभी के अनुमान आ रहे हैं। फिच का आया अनुमान, कल क्वेश्चन था, उससे पहले मूडीज का अनुमान था। अभी देखते हैं OECD ने कितना अनुमान जताया भारत की ग्रोथ रेट का। तो ये ऑप्शन हैं 8.9%, 9.7%, 8.1% या 7.5%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8.1%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है जिन्होंने 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को कम कर दिया है। अभी 8.1% इनके हिसाब से रहने वाली है भारत की विकास दर। साथ में वित्त वर्ष 2024 में इन्होंने इसका जो रेट रखा है जीडीपी ग्रोथ का इंडिया की, वो कर दिया है 5.5%। बुनियादी ढांचों के खर्च और सीमा को फिर से खोलने से प्रेरित उभरते एशिया की जीडीपी चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के 10 सदस्य इस साल 5.8% से बढ़ने का अनुमान है। इन्होंने बताया है कि जो एशियान के 10 सदस्य हैं, साथ ही चीन, भारत और चीन और भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी या इस वर्ष में वो 5.8% रहेगी। OECD इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक नया अंतर्विश्व जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वामैप किसने बनाया है? ऑप्शन देख लीजिए। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, या IIT मद्रास के द्वारा, ISC बेंगलुरु के द्वारा, या इसरो के द्वारा। तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। भारत के पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक नया अंतर्विश्व जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वामैप, इसको नाम दिया इन्होंने विकसित किया है। और यह केंद्र पानी की चिंताओं के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करेगा, स्मार्ट सॉल्यूशन देगा और नई टेक्नोलॉजी का विकास करेगा, जिससे कि जल प्रबंधन की समस्या को दूर किया जा सके और जो इससे रिलेटेड है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं पानी से रिलेटेड। यह मॉडल देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। एक्वामैप IIT मद्रास में अन्य जल अनुसंधान संस्थानों के साथ काम करेगा। कुछ और अन्य अनुसंधान के संस्थान हैं IIT मद्रास में जिनके साथ ही काम करेगा, जिसमें सुमित्रम है IIT मद्रास में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर और PCOE ऑन वाटर एंड सस्टेनेबिलिटी। साथ ही कुछ और अन्य साझेदार भी इसमें शामिल हैं जिनके साथ ही मिलकर काम करेगा पानी से संबंधित समस्याओं को दूर करने में। तो ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आज के, और आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिलेगी और दूसरे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल की PDF और लिंक्स भी वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।